हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जो पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है विटामिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खनिज। तो जो पोषक तत्व का मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 kcal एनर्जी मिलती है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी क्या होती है, 4 kcal एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम फैट से मिलती है आपको 9 kcal एनर्जी। कितनी? 9 kcal एनर्जी। तो आपको ये डाउट होगा कि फैट से तो ज्यादा एनर्जी मिल रही है पर फिर भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही क्यों है। तो फैट क्या करता है, फैट ऊर्जा देर से देता है, बल्कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अगर किसी व्यक्ति को वीकनेस होती है, चक्कर आ जाता है, उसे क्या दिया जाता है, नींबू पानी दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया जाता है, जूस दिया जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को तुरंत एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं है उसको फैट यानी कि ऑयल पिला दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, भोजन से पहले पानी पीने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है भूख बढ़ाना, सेकंड है अत्यधिक भोजन को कम करना, थर्ड ऑप्शन है पाचन को धीमा करना एंड लास्ट ऑप्शन है पोषक तत्वों को निकालना। तो भोजन से पहले पानी पीना, इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन करने से पहले आप तुरंत ही पहले पानी पियो। आपको भोजन से पहले कितने पहले पानी पीना है, कम से कम 30 मिनट पहले या 40 मिनट पहले पानी पीना है आपको भोजन के, यानी कि खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले 40 मिनट पानी पीना है। इससे क्या होगा, इससे अत्यधिक भोजन कम हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जिनको खाने का अंदाज नहीं होता है और स्वाद स्वाद में क्या करते हैं, खाते जाते हैं, उनके खाने पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो पहले पानी पी लेंगे तो जितनी संभावना होगी वो उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, पाशीकरण में भोजन को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। तो आपको ये बताना है पाश्चराइजेशन के प्रोसेस में किस टेम्परेचर पे भोजन को गर्म किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 110 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 90 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 72 डिग्री सेल्सियस। तो जो पाश्चुकरण जो प्रोसेस होता है ना, तो पाश्चुकरण का प्रोसेस होता है दूध के ऊपर। किसके ऊपर होता है, अक्सर दूध के ऊपर ज्यादा देखा गया है, और ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है, इसको हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम मेथड पर गर्म किया जाता है। इसको HTST मेथड भी कहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे और शॉर्ट टाइम मेथड में इसको दूध को गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जिससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है आप लोगों से, खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म किसके कारण होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष, सेकंड ऑप्शन है कवक द्वारा उत्पन्न विष, थर्ड ऑप्शन है आपका खाद्य में उपस्थित जीवाणु एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य में उपस्थित कवक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी फूड पॉइजनिंग होती है, यानी कि उसमें बोटुलिज्म किसके कारण होती है, वो होती है जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष के द्वारा। किसके द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो उत्पन्न विष होता है उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछे आपसे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी, सेकंड है स्कर्वी, थर्ड है बेरीबेरी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका कौन सा, स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग। और स्कर्वी में क्या होता है, इसमें मसूड़ों से खून निकलना लग जाता है
और कुछ त्वचा संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है। और जो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और जो रिकेट्स होता है ये आपकी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और कैल्शियम की कमी से हड्डियों संबंधित रोग होता है। रतौंधी होती है आंख से संबंधित रोग होता है। और आंखों से जितने भी संबंधित रोग होते हैं वो आपके विटामिन ए की कमी से ही देखे जाते हैं। तो एग्जाम में आपके हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर लेवल आपका ये नहीं कि सारे उसमें हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये करना है कि कहीं ऐसा ना हो आपके हार्ड क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में आप लोग अपने इजी क्वेश्चन ही गलत कर दो। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो आपको जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है वो बताना है। प्रोटीन किस में ज्यादा होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं चावल, सेकेंड ऑप्शन है दाल, थर्ड ऑप्शन है सेब एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आलू। तो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन सबसे अच्छी मात्रा में होता है दाल में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दाल के अलावा सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि वेजिटेरियन सोर्सेस में सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्रोटीन होता है किसका अच्छा स्रोत होता है? मतलब दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है और जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ब्लांचिंग से कितने प्रतिशत तत्व पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यानी कि जो ब्लांचिंग का मेथड अप्लाई करते हैं हम, तो उसमें कितने प्रतिशत तत्व पोषक तत्वों की हानि होती है। ऑप्शन दिए हुए 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 40%। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्लांचिंग का प्रोसेस हमारा क्या होता है। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने कड़े भोज्य पदार्थों का जो ऊपर का छिलका होता है ना उसको निकालते हैं, यानी कि जीवाणु नष्ट हो सके और हमारे पोषक तत्व अच्छे खाने योग्य बन सके। जैसे हमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल टमाटो की ब्लांचिंग करनी है। हमको किसकी करनी है? टमाटो की ब्लांचिंग, यानी कि टमाटर की ब्लांचिंग करनी। तो हम क्या करेंगे, पहले टमाटर को गर्म पानी के में हल्का सा बॉईल कर लेंगे। उसके बाद तुरंत उसको ठंडे पानी में डिप कर देंगे, यानी कि उसको ठंडे पानी में डाल देंगे। उससे क्या होगा, उस जो टमाटर की ऊपरी परत होती है ना, जो टमाटर की ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाएगा, वो मुलायम होकर निकल जाएगी। यानी कि जो उसका ऊपर का छिलका होता है ना, ये क्या हो जाएगा, मुलायम होकर निकल जाएगा। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये होती है किसकी प्रोसेस? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लांचिंग मेथड कहलाता है। पर इसमें कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। जिसमें आपके पोषक तत्वों की हानि होती है वो होता है आपका 40%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 40% है तो इसमें क्या होता है, टमाटो है जैसे टमाटर, तो जो भी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ना वो आपके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। तो जो भी विटामिन बी और विटामिन सी होगा ना वो जल में घुल के नष्ट हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों की हानि कितने परसेंट होती है? 40% होती है। ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे खाद्य संरक्षण में MAP का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि MAP का आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग, सेकेंड ऑप्शन है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल एयर पैकेजिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मल्टीपल एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो MAP का जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MAP के क्या होता है, इसमें पैकेजिंग के समय जो गैस की संरचना होती है ना, यानी कि जो गैसों का स्ट्रक्चर होता है उसको संशोधित किया जाता है। दिखाया जा रहा है ना मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो खाद्य संरक्षण हमको क्या करना है, फूड को प्रिजर्व करना है। तो उसके जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना, यानी कि नमी को दूर किया जाता है इसमें से। क्लियर है आपको ये पैकेजिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ आपका आयरन का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकंड है पालक, थर्ड है चीनी एंड लास्ट है आपका मक्खन। तो जो खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा
स्रोत होता है वो होता है आपका पालक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पालक में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में आपके क्या होती है, आयरन होता है, जो किसको रोकने का काम करती है, जो आपको रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया को रोकने का कार्य करती है। क्लियर है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे आपको पता है कि दूध में क्या नहीं होता है, दूध में आपके आयरन नहीं होता है। तो अगर हमें आयरन को ऐड करना है दूध में तो हम कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं ये कि अगर दूध में आयरन क्या होता है, दूध में हमारा आयरन मौजूद नहीं होता है, फिर भी हमको क्या करना है, दूध में अपने आयरन को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको लोहे की कढ़ाई में बॉईल कर लेंगे। क्या करेंगे, हम दूध को लोहे की कढ़ाई में बॉईल कर लेंगे। तो कुछ मात्रा में हमारा आयरन जो है वो हमारे मिल्क में आ जाता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू हुआ। तो आपको ये बताना है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2000, सेकेंड ऑप्शन है 2006, थर्ड ऑप्शन है सन 2008 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 2010। तो जो आपका खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है ये लागू किया गया था सन 2006 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य ये था कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को सुनिश्चित करना। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आप लोगों से, शैशव काल में बच्चों के लिए कौन सा टीका अनिवार्य है। तो आपको ये बताना है शैशव काल यानी कि इन्फेंसी एज में बच्चों के लिए कौन सा टीका लगवाना अनिवार्य है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बीसीजी, सेकंड है टिटनस, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस से एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इन्फ्लुएंजा। तो जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगता है ना वो होता है आपका बीसीजी का टीका। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तपेदिक से बचने के लिए। किससे बचने के लिए, तपेदिक होता है यानी कि आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, इससे बचने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, राज्य क्षमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य क्षमा भी कहते हैं। और इसको हम मृत्यु के कप्तान के नाम से भी जानते हैं। किससे, मृत्यु का कप्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृत्यु का कप्तान। तो आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई नामों से जाना जाता है और ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो जो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना उसमें पूछा है मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं, थर्ड है समन्वय एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संवेदन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भूमिका नहीं, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। बल्कि भूमिका किसकी होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में जो आपका मेरु रज्जु होता है ना, क्या होता है आपका मेरु रज्जु, और जो आपकी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होती है, संवेदी तंत्रिकाएं। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, ये कार्य करती हैं। ये कार्य कैसे करती हैं, जैसे आपके कोई भी रिफ्लेक्सेस आ गया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है तो उसमें क्या होता है, संवेदी यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना वो काम करते हैं। वो तुरंत पता चल रहा है कि जैसे कोई चीज है, हमने किसी गर्म चीज को क्या कर लिया, टच कर लिया, तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमने गर्म चीज को टच कर दिया है। वो सिग्नल देते हैं, किसको सिग्नल देते हैं, हमारे संवेदी तंत्रिका यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को सिग्नल देते हैं, जिससे हमारा माइंड क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, हम तुरंत गर्म चीज से हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है आपका तंत्रिका है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, CEDAW का पूर्ण रूप क्या है। क्या पूछा हुआ है आपसे, CEDAW का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, सेकेंड ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कन्वेंशन ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट। तो आपको जो CEDAW दिया हुआ है ना इसकी क्या बतानी है, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो CEDAW की फुल फॉर्म होती है आपकी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो CEDAW होता है ना, ये महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है? जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है ना, उसको खत्म करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल आपकी संधि है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड, सेकंड है यकृत, थर्ड है अग्नाशय एंड लास्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है आपकी यकृत। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत को हम क्या कहते हैं? यकृत को कहते हैं हम लीवर। ये क्या करते हैं? ये पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है आपको ये? और इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 1.5 किलो। कितना होता है? 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से जड़ वामपता यानी कि क्रेटिनिज्म किसके कारण होती है? ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन के कारण, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी के कारण, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम की कमी के कारण एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन की कमी के कारण। तो जो आपका जड़ वामनता यानी कि क्रेटिनिज्म होता है ना, ये होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होगा? थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है, जिससे क्या हो जाता है? जिससे क्रेटिनिज्म की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे सूती वस्त्र किस रेशे से बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है रेशम, सेकंड है कपास, थर्ड है ऊन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर। तो जो सूती वस्त्र है ये किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके कपास रेशे से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सूती वस्त्र कैसे होते हैं? प्राकृतिक रेशे। कपास कैसा होता है? कपास एक प्राकृतिक रेशा होता है। कैसा होता है? एक नेचुरल फाइबर होता है। और आपका सेलुलोजिक फाइबर होता है। कौन? कपास। कपास की क्या होती है? कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती किस में की जाती है? कपास की खेती की जाती है आपकी काली मिट्टी में। किस में? काली मिट्टी में की जाती है। और इसमें जो कपास के जो मतलब कपास का जो फूल होता है उसमें व्हाइट कलर की कॉटन चिपकी होती है। उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्लैक कलर के बीज होते हैं, काले रंग के बीज होते हैं। इन बीजों को बोला जाता है बिनौले। क्या बोला जाता है? इन बीजों को बोला जाता है बिनौला यानी कि बिनौले। और रुई से बीजों को अलग करना, ये प्रोसेसिंग कहलाती है आपकी ओटाई। किस नाम से जाना जाता है? रुई को बीजों से अलग करना ओटाई यानी कि इसको हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर आपको? तो इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे वस्त्रों की देखभाल में ड्राई क्लीनिंग का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूती वस्त्रों के लिए, सेकंड है आपका नाजुक और रेशमी वस्त्रों के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका ऊनी वस्त्रों के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सभी के लिए। तो जो ड्राई क्लीनिंग होता है, तो ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस में हम पानी का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? पानी का यूज नहीं करते, बल्कि केमिकल की सहायता से हम दाग धब्बे छुटाने का कार्य करते हैं। तो जो ड्राई क्लीनिंग का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है नाजुक और रेशमी वस्त्रों के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है? इससे कपड़ों की गुणवत्ता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे लॉक टाका यानी कि लॉक स्टिच किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकंड है 200, फिर है 300 और लास्ट है आपका 400। तो जो लॉक स्टिच है ना किस श्रेणी में आता है? वो आता है आपके 300 की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉक टाका होता है ना मशीन सिलाई में, किसमें? मशीन की सिलाई में होता है। ये कौन सी स्टडी में आता है? 300 स्टडी के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्लियर है आपको? ये आपका जस्ट लर्न करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कपड़ों का चयन करते समय किस कारक का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मौसम और अवसर, सेकंड है केवल रंग, थर्ड है केवल कीमत एंड लास्ट है आपका केवल ब्रांड। तो कपड़ों का हम खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं केवल हम ब्रांड को देख के खरीद लाएंगे।
हमें ब्रांड से मतलब तो होता है, पर हमें मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज हमें मतलब होता है मौसम और अवसर से। किससे? मौसम और अवसर से। हम क्या करते हैं, कपड़ों का चुनाव हम मौसम के अनुसार ही करते हैं, कि जैसे हमें सर्दी के लिए कपड़े चाहिए, या गर्मियों के लिए चाहिए, या बरसात के लिए चाहिए, या हम अपने अवसर यानी कि ओकेजन के हिसाब से कपड़े देख कर ही खरीदते हैं, कि हमको पार्टी वियर कपड़े चाहिए यानी कि हमें पार्टी में जाने के लिए कपड़े चाहिए, या शादी में जाने के लिए चाहिए, या कोई घर पे नॉर्मली फंक्शन हो रहा है उसके लिए चाहिए, या हमको डेली यूज के लिए चाहिए, या हमको स्कूल कॉलेज जाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को मौसम और अवसर के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कपड़ों का चयन करना चाहिए। और ये कपड़ों का चयन हमेशा किसके आधार पर किया जाता है, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर। केवल रंग के ऊपर हम डिपेंड नहीं होते हैं, ना केवल कीमत के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना केवल ब्रांड के ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आपसे, स्पेंडेक्स तंतु का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो स्पेंडेक्स तंतु है ना, इसका उपयोग किस लिए करेंगे आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मल वस्त्र, सेकंड है खिंचने वाले वस्त्र, थर्ड है कठोर वस्त्र, एंड लास्ट है आपका पारदर्शी वस्त्र। तो जो स्पेंडेक्स तंतु है इनका उपयोग किया जाता है खिंचने वाले वस्त्र के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंडेक्स कैसा होता है, आपका लोचदार होता है, और खिंचने वाले कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इलास्टिक। क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगी आपकी, जो कि बच्चों के कपड़े में, बड़ों के कपड़ों में जो गेटिस भी जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। व्हाइट कलर की आती है इलास्टिक। तो इसमें क्या होता है, इनके तंतु में खिंचने का गुण होता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, पारिवारिक आय और व्यय का प्रबंधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो आपकी पारिवारिक आय है, फैमिली इनकम, और जो आपका व्यय हो रहा है उसको प्रबंधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल बचत करना। सेकंड ऑप्शन है आवश्यकताओं को पूरा करना और बचत करना। थर्ड ऑप्शन है केवल व्यय करना, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल निवेश करना। तो जो फैमिली इनकम और उसको व्यय किस प्रकार से करना है, इसका जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका आवश्यकताओं को पूरा करना और साथ में बचत भी करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा हम बचत किसके लिए करते हैं, बचत हम करते हैं अपनी आकस्मिक होने वाली भविष्य में घटनाओं के लिए, कि हमें कब क्या पता कौन सी हमें जरूरत पड़ जाए। इसके लिए हम क्या करके चलते हैं, इसके लिए हम अपनी बचत करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी सामुदायिक सेवा जनता के हित में होती है? तो आपको ये बताना है कौन सी सामुदायिक सेवा होती है जो जनता के हित में होती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परिवहन, संचार, संरक्षण। सेकंड ऑप्शन है आपका केवल परिवहन, थर्ड है केवल संचार, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका केवल संरक्षण। तो केवल संरक्षण से भी काम नहीं चलता, ना केवल कम्युनिकेशन से काम चलता है, ना केवल परिवहन से काम चलता है, बल्कि जो सामुदायिक सेवा जनता के हित में होती है वो होती है आपकी परिवहन भी होता है, संचार भी होता है, और संरक्षण भी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, F.W. टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो F.W. टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ना, वो बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट टास्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो जो F.W. टेलर की फेमस बुक का नाम है, वो बुक का नाम है आपका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, नियंत्रण प्रक्रिया में मानक के साथ अनुपालन की जांच को क्या कहते हैं? यानी कि आपको ये बताना है, जो आपका नियंत्रण प्रक्रिया होता है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसमें मानक के साथ अनुपालन की जांच को क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे, जांच कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, या नियंत्रण कहेंगे? तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है।
आपके कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या किया जाए, मानक के साथ अनुपालन की जांच को क्या कहेंगे, जांच ही कहेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रण प्रक्रिया में जांच के दौरान क्या किया जाता है, मानकों के साथ प्रदर्शन की तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको ये बताना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है सन 1986 में, सन 90 में, सन 1995 में या सन 2000 में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये लागू हुआ था आपका सन 1986 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए लागू किया गया था, ये किया गया था उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। किसके लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया था। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल उत्पाद खरीदना, सेकेंड ऑप्शन है सूचित निर्णय लेना, थर्ड ऑप्शन है केवल विज्ञापन देखना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका केवल ब्रांड देखना। तो जो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ना, केवल उत्पाद खरीदना ही नहीं होता है, ना केवल विज्ञापन देखना होता है और केवल ब्रांड चुनना भी नहीं होता है। क्या होता है, सूचित निर्णय लेना, यानी कि सही समय पर सही निर्णय ले सके। उपभोक्ता शिक्षा जो होती है, उपभोक्ताओं के उनको अधिकारों के बारे में और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कराया जाता है। ठीक है, किसको जागरूक कराया जाता है, कंज्यूमर को, यानी कि उपभोक्ता को। जिससे क्या हो सके, जिससे उपभोक्ता अपने सही निर्णय को ले सके, चीजों को अच्छे से जांच पड़ताल ले, हर चीजों को अच्छी से पहचान सके, उसके बाद ही वो अपने उत्पाद को खरीदे। और उत्पाद खरीदने के बाद भी यदि कोई उत्पाद में कमी पाई जाती है तो उसकी शिकायत वो कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कैसे कर सकते हैं, इसकी शिक्षा किस में दी जाती है, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, पीएफए अधिनियम के तहत अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, खाद्य रंग त्वरित दूध आहार के लिए, सेकंड ऑप्शन है फल और सब्जी के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका मांस और मांस उत्पाद के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है आपका केवल मांस के लिए। तो जो आपका पीएफए अधिनियम के तहत अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण किसके लिए आवश्यक है, ये आपके खाद्य रंग के लिए यानी कि आपके कलर के लिए भी आवश्यक है और त्वरित दुग्ध आहार के लिए भी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डीडीटी के लिए खाद्य पदार्थों में अधिकतम स्वीकार्य अवशिष्ट मात्रा क्या है, यानी कि जो डीडीटी होता है उसके लिए खाद्य पदार्थों में अधिकतम स्वीकार्य मात्रा अवशिष्ट मात्रा क्या है, यानी कि इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, कितना हम स्वीकार्य कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 10 पीपीएम, सेकेंड ऑप्शन है 5 से 10 पीईपीएम, थर्ड ऑप्शन है 7 से 10 पीपीएम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 10 से 20 पीपीएम। तो जो डीडीटी के लिए खाद्य पदार्थ की अधिकतम स्वीकार्य अवशिष्ट मात्रा होती है ना, वो होती है कितनी, 3 से 10 पीपीएम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 से 10 पीपीएम की मात्रा ही क्या होती है, स्वीकार्य होती है। ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपको क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आ रहे हो। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, आहारीय मिलावट का एक उदाहरण क्या है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आहारीय मिलावट का एक एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है दूध में पानी मिलाना, सेकंड है ताजा फल बेचना, थर्ड है आपका शुद्ध शहद बेचना एंड फोर्थ है आपका जैविक सब्जियां बेचना। तो आपको इसमें क्लियर आंसर समझ में आ रहा है। आहारीय मिलावट, बात किसकी की जा रही है, मिलावट की बात कीजिए। तो ताजे फल में तो कोई मिलावट होगी नहीं, ना ही शुद्ध शहद में मिलावट होगी और ना ही आपकी जैविक यानी कि अच्छी सब्जियों में क्या होगी, मिलावट होगी। तो मिलावट किसमें की गई, दूध में पानी मिलाने, यानी कि दूध में पानी मिक्स कर दिया, यानी कि मिलावट किसकी की गई, पानी की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो दूध की गुणवत्ता है ना उसको कम कर दिया जाता है
और मिलावट में यही किया जाता है कि किसी अच्छे चीज की यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसमें खराब क्वालिटी वाली चीजें ऐड कर दी जाती हैं जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है और कई गंभीर बीमारियां उससे हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कौन सा रंग द्वितीयक रंग है, यानी आपको कौन सा बताना है, सेकेंडरी कलर बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है लाल यानी कि रेड, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है नारंगी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पीला। तो जो आपका सेकेंडरी कलर कौन सा हो जाएगा, देखिए लाल कौन सा है, लाल आपका प्राइमरी कलर होता है। कैसा कलर होता है, प्राइमरी कलर होता है। नीला भी आपका कैसा कलर होता है, प्राइमरी कलर होता है। और पीला भी आपका कैसा होता है, प्राइमरी कलर होता है। और जो नारंगी होता है ये होता है आपका सेकेंडरी कलर, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नारंगी रंग को मिलाते कैसे यानी कि बनाते कैसे हैं, तो किसको मिक्स करेंगे आप, रेड कलर को मिक्स कर देंगे और येलो कलर को मिक्स कर देंगे। ठीक है, रेड और येलो मिक्स करके क्या बन जाएगा, आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा यानी नारंगी। ठीक है, क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट। तो आपके जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर में हम कोई भी चीजों को ऐड नहीं करते, वो हमें नेचुरल फॉर्म में प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, और जो आपके सेकेंडरी कलर होते हैं ना यानी कि द्वितीयक रंग, तो सेकेंडरी कलर आपके वो कलर होते हैं जो कि दो प्राइमरी कलर के मिलाने से बनते हैं। अब आप लोग देखिए लाल क्या है, आपका प्राइमरी कलर है, और पीला क्या है, ए भी प्राइमरी कलर है। तो लाल और पीले कलर को मिला के आपका क्या बन गया, नारंगी रंग बन गया। तो लाल और पीले यानी कि दो आपने प्राइमरी कलर को क्या किया, मिक्स किया, उसके बाद आपको कौन सा कलर मिला, उसके बाद आपको सेकेंडरी कलर प्राप्त हुआ। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर है आपको ये। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास होती है आपकी डेली शाम को कितने बजे, 8 PM पर होती है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए जिससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।